तो आज हम लोग लगाने वाले हैं एमसीक्यू सॉल्यूशन लगाएंगे प्रोडक्शन का क्या लगाने वाले हैं, एमसीक्यू सॉल्यूशन। मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग लगाएंगे एमसीक्यू सॉल्यूशन लगभग 4 जो आपका वीडियोस आएगा इसके बाद वो सारे का सारा एमसीक्यू सॉल्यूशन रहेगा, यानी कि आपका 19वां लेक्चर, 20वां, 21वां और 22वां लेक्चर, ये चारों लेक्चर रहेगा आपका क्या रहेगा, एमसीक्यू सॉल्यूशन रहेगा। और किससे रहेगा, लेथ मशीन से ही रहेगा, चारों का चारों रहेगा लेथ मशीन से, क्योंकि इससे पहले हम लोग 5 लेक्चर सिर्फ लेथ मशीन का देखे हैं, जो कि आपका था 14 था, फिर इसके बाद मेरा था 15, फिर था आपका 16, फिर था 17 और था 18। यानी कि ये जो 5 आप देख रहे हैं 5 लेक्चर इससे प्रीवियस जो आया है, पांचों लेक्चर मेरा था किससे बेसिस में, लेथ मशीन से रिलेटेड मैंने सारा चीज़ आपको बता दिया है। जैसे सबसे पहले हम लोग देखे थे इंट्रोडक्शन के बारे में कि भाई लेथ मशीन होता क्या, फिर देखे थे हम लोग उसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसका कंस्ट्रक्शन देखे थे, फिर देखे थे हम लोग टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ लेथ मशीन के बारे में देखे, फिर देखे थे उसका पार्ट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है लेथ मशीन का उस सारे के बारे में देखे थे, वो कैसे बनता है, क्या काम करता है, क्या फंक्शन होता है। ठीक है, पार्ट्स के बाद हम लोग देखे थे एसेसरीज और अटैचमेंट के बारे में देखे थे, बात समझ में आया कि नहीं। और बाद में फाइनली हम लोग देखे थे ऑपरेशन, जितने भी लेथ मशीन में ऑपरेशन करते हैं वो सब कुछ। तो ये सारे बेसिस आज हम लोग लेंगे। तो आज फिलहाल हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू सॉल्यूशन पे। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो है आपका 18th लेक्चर आ चुका है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का, 18 लेक्चर आ चुका है। अगर आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप सभी का सभी वीडियो को जाकर देख लीजिए, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट पे भी मिल जाएगा। इसके अलावा हम लोग के यहाँ एसएससी जेई और आरआरबी जेई, ठीक है, आरआरबी जेई का भी और एसएससी जेई का भी क्लास चल रहा है, मास्टर लेक्चर क्लास, क्योंकि इसका सिलेबस अलग होता है, तो इसको भी जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे लेथ मशीन में, और लेथ मशीन में कौन कौन सा टॉपिक देखेंगे, तो वो देखेंगे हम लोग लेथ का इंट्रो, यानी कि आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो लेथ के इंट्रोडक्शन से रहेगा, कंस्ट्रक्शन से रहेगा, लेथ की कंस्ट्रक्शन से। इसके बाद टाइप्स ऑफ लेथ मशीन, जितने टाइप्स ऑफ लेथ मशीन पाया जाता है वो सभी पे बेस्ड पे कॉन्सेप्ट रहने वाला है। तो चलते हैं, और आप लोग को ट्राई कीजिएगा खुद से आंसर देने का, क्योंकि सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ A to Z आपको थ्योरी में। तो मैं आपको टाइम दूंगा, आप खुद से क्वेश्चन को पढ़िए, मैं पढ़ दूंगा आप लोग के लिए, आप लोग पॉज करके आंसर दीजिएगा। और आउट ऑफ कितना भी पूछेंगे, जैसे 10 क्वेश्चन लूँगा मैं लूँगा आप लोग को, तो आपको बताना कि आउट ऑफ 10 क्वेश्चन में आपको कितना आया। ठीक है, या आप लोग को क्या करना है, कमेंट करना है कि कितना आया। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए पढ़ता हूँ। बोला गया इन द सेंटर लेथ मशीन द कटिंग टूल इज फीड इन डैश विद द रेफरेंस टू द लेथ एक्सिस, यानी लेथ एक्सिस के अबाउट में जो कटिंग टूल है उसको फीड हम लोग कैसे करते हैं सेंटर लेथ मशीन में, क्या उसको हम लोग करते हैं क्रॉस डायरेक्शन पे, क्रॉस सेक्शनल डायरेक्शन में, या करते हैं इसको लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, या करते हैं बोथ क्रॉस सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन पे और एनी डायरेक्शन। आपको पता होना चाहिए कि क्रॉस सेक्शन और आपका लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, जो आपका हेड स्ट्रोक होता है और आपका जो टेल स्ट्रोक होता है, ठीक है, टेल स्ट्रोक, इन दोनों पे जो लेफ्ट राइट जाता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, और जो अप डाउन जाता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल डायरेक्शन। तो यहाँ बोल रहा है विद द हेल्प ऑफ आपका सेंटर लेथ में जो कटिंग टूल होता है वो बताइए कौन सा डायरेक्शन पे जाता है। तो आई होप सो अभी तक आप लोग आंसर दे दिए होंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या बताइए, इसका हो जाएगा बोथ, यानी कि हम लोग लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन पे कटिंग टूल मटेरियल को फीड कर सकते हैं। चलो मैं अब थोड़ा सा फिगर में यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये है मेरा क्या, लेथ मशीन है। लेथ मशीन में ये देख रहे हो मेरा ये हेड स्ट्रोक है, जहाँ पे आपका क्या रहता है, गियर बॉक्स वगैरह रहता है, गियर वगैरह रहता है, फीड बॉक्स रहता है, इससे कनेक्टर रहता है मेरा चक, यहाँ पे मेरा चक है ये, और चक के बाद ये मेरा रहता है स्पिंडल, ठीक है, स्पिंडल रहता है, स्पिंडल इसके पीछे रहता है, ये मेरा है वर्क पीस रहता है जो चक से कनेक्ट रहता है। इसके बाद ये मेरा पूरा का पूरा पार्ट रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग कैरीज। इस कैरीज जो सबसे नीचे रहता है एप्रॉन रहता है, ऊपर में क्रॉस स्लाइड रहता है, क्रॉस स्लाइड के ऊपर में रहता है कंपाउंड रेस्ट रहता है, कंपाउंड रेस्ट के ऊपर रहता है टूल पोस्ट, और टूल पोस्ट मेरा अगर आता है मेरा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, जो कि यहाँ पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कौन सा दिखाई दे रहा है बताइए। तो मैं यहाँ पे हरा से दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, ये जो आपको दिख रहा है ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, राइट। इसके बाद मेरा यहाँ जो आप देख रहे हैं ये मेरा टेल स्ट्रोक है, टेल स्ट्रोक में मेरा डेड सेंटर रहता है, और मेरा जो आपका हेड स्ट्रोक इसमें रहता है लाइव सेंटर। ये जो आप देख रहे हैं पॉइंट ये मेरा है क्या, ये मेरा है डेड सेंटर, ये मेरा है डेड सेंटर, ये रहता है मेरा लाइव सेंटर। लाइव सेंटर क्यों, क्योंकि जो आपका मेंड्री आई मीन चक के जो लगा रहता है मेरा कोई भी मटेरियल वो मेरा सपोर्ट करता ही करता है। यानी कि देखो यहाँ पे स्पिंडल लगा था पीछे में, ठीक है, स्पिंडल में फिट रहता है मेरा चक में मेरा वर्कपीस लगा जाता है अंदर से। तो ये जो है मेरा सपोर्ट के साथ साथ मेरा रोटेट भी करता है, क्योंकि रोटेट करता है इसलिए कहा जाता है इसको लाइव सेंटर। और डेड सेंटर जो टेलस्टॉक में रहता है ये सिर्फ और सिर्फ मेरा सपोर्ट करता है, इसलिए इसको डेड सेंटर कहते हैं। बाकी सारा चीज़ आपको पता है कि यहाँ नीचे में रहता है मेरा ट्रे लगा रहता है। ट्रे क्या करता है, ट्रे मेरा काम करता है जो भी चिप निकलता है उसको बाहर आने में। उसके नीचे लगा रहता है मेरा आपका जिसको बोलते हैं बेड,
बेड लगा रहता है, और बेड के ये दोनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये दोनों क्या है मेरा लेग्स है, ये दोनों क्या है मेरा लेग्स है। समझ आए कि नहीं, ये सारा प्रोसेस है। इसके अलावा कैरिज से लगा रहता है 2 रड, जिसको एक को बोलते हैं हम लोग ऊपर वाले को बोलते हैं जो मेरा गियर यहाँ से दिख रहा है, ये मेरा होता है लेड स्क्रू, और उसके नीचे रहता है मेरा फीड रड। फीड रड मेरा क्या सिलेंड्रिकल रड रहता है, आपका जो आपका ऊपर में वाला जो है लेड स्क्रू है वो मेरा काम करता है हाफ नट को लगा देता है। हाफ नट को लगाने के बाद वो कैरेज के साथ साथ पूरा फिक्स हो जाता है, मूवमेंट साथ साथ करता है। ये हम लोग थ्रेड कटिंग में यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा बहुत है, ये सारा चीज़ आपको पता होगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि देखो ये जो आपका कैरेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको 2 हैंडल दिखाई दे रहा है, ये पहला हैंडल, ये दूसरा हैंडल। ये जो पहला हैंडल बड़ा वाला हैंडल है, ये वाला चीज़, ये हैंडल जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं सैडल हैंडल, ठीक है, या फिर इसको हम लोग सिंपल बोलते हैं हैंडल व्हील। क्या बोलते हैं इसको, हैंडल व्हील। तो ये जो आपका हैंडल व्हील होता है इसका यूज करते हैं लेफ्ट राइट डायरेक्शन, लेफ्ट और राइट ले जाने में, यानी कैरेज को पूरा का पूरा मूवमेंट ले जाने में। तो ये कहलाता है मेरा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। और इसके जस्ट ऊपर में आपको दिख रहा है ये वाला छोटका, ये जो है दिस इज कॉल्ड योर क्रॉस स्लाइड। ये जो क्रॉस स्लाइड है ये अप एंड डाउन मूवमेंट कराता है। बात समझ में आया, टूल को अप एंड डाउन मूवमेंट कराता है, जिसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। तो आप और एक बार देख लो यहाँ पे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है मेरा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, यानी कि देखो यहाँ पे कैरेज को जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ले गया, ठीक है। तो ये जो क्या करता है लेफ्ट एंड राइट ला जाता है। हेड स्ट्रोक टू टेल स्ट्रोक, इधर आपका हेड स्ट्रोक, इधर है टेल स्ट्रोक। तो टेल स्ट्रोक से हेड स्ट्रोक, हेड स्ट्रोक से टेल स्ट्रोक लेके जाता है पूरा का पूरा कैरेज को, जिसमें सब कुछ रहता है। टूल पोस्ट रहता है, उसमें कटिंग टूल लगा हुआ रहता है। बात समझ में, आपका कंपाउंड रेस्ट रहता है, सेडल रहता है, कैरेज रहता है, एप्रॉन रहता है, जो कि आपको पता है कि कैरेज का 5 पार्ट होता है, जिसमें सबसे पहले रहता है एप्रॉन रहता है, जो सबसे नीचे रहता है ग्राउंड, वो कवर की तरह रहता है। फिर सेडल रहता है, कंपाउंड रेस्ट रहता है, इसके बाद मेरा टूल पोस्ट रहता है, और आपका क्या रहता है कटिंग टूल मेटेरियल भी रखा जाता है टूल पोस्ट में, और कंपाउंड रेस्ट तो बता ही दिए, सेटल वगैरह ये सारा रहता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये कौन करता है मेरा, ये कहलाता है मेरा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन देता कौन है, ये देता है मेरा हैंड व्हील। अब बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल डायरेक्शन। क्रॉस सेक्शनल डायरेक्शन मैंने कहा ये जो छोटका जो दिख रहा है ये वाला पिन, ये आपका यहाँ पे दिखाया गया है, ये आपका क्रॉस स्लाइड हैंडल है, ये इस डायरेक्शन पे मूवमेंट दिलाता है, इस डायरेक्शन पे। बात समझ में आया। तो जो मेरा ये क्वेश्चन था ये आपको यही कह रहा था कि मेरा जो सेंटर लेथ मशीन है उसमें जो कटिंग टूल है वो मेरा किस डायरेक्शन में जा सकता है, तो दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से पॉज करके बताइएगा आंसर क्या होगा। मैं पढ़ देता हूँ। बोला गया स्विंग डायमीटर, स्विंग मतलब जो होता है कैरेज पूरा का पूरा जो स्विंग कर रहा है ना, लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन, ये स्विंग कहलाता है, मतलब झूलना, जो झूल रहा ओवर द कैरेज, जो कैरेज में पूरा का पूरा वो जो कैरेज में पूरा का पूरा वो स्विंग करता है, इट्स ऑलवेज लेस देन दी स्विंग डायमीटर ऑफ द ओवर द बेड। अब देखो बेड और कैरेज आपको अगर समझ में आएगा तो इसका आंसर आप फट से लगा लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इजी भी क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। अभी तक आप पकड़ लिए होंगे, बिल्कुल सही बोल रहा है, यानी कि यहाँ पे जो स्विंग डायमीटर ओवर कैरेज रहता है ऑलवेज लेस रहता है। कैरेज का लेस रहेगा ही रहेगा ना, क्योंकि बेड तो बहुत बड़ा होता है। देखो आप मेरा बात समझो, यह आप देख रहे हो ये फिगर है मेरा लेथ मशीन का। लेथ मशीन में कैरेज जो है, कैरेज कहाँ है, यहाँ तक है। ये भाई कैरेज कहाँ से कहाँ तक जाएगा, यहाँ से लेकर यहीं तक मूवमेंट कर सकता है, इसके बाद ज़्यादा तो नहीं मूवमेंट कर सकता है। लेकिन मेरा बेड कहाँ से कहाँ तक है, बेड मेरा जो है यहाँ तक मूव कर देता है, ठीक है। तो बेड मेरा ज़्यादा होता है ना, बेड का स्विंग डायमीटर मेरा ज़्यादा रहता है। ऊपर से ये जो है कहीं कहीं पे पूरा का पूरा यहाँ तक नहीं जाता, यहीं तक जाता है और यहीं तक कुछ जाता है, क्योंकि आप ही देखो मेरा बात समझो, रुको एक तरह से ध्यान से समझना है। देखो कैरेज मेरा यहाँ से है, अब देखो ये मूवमेंट यहाँ से जा रहा है, इसके आगे तो नहीं जा सकता है, क्योंकि ऊपर यहाँ से नहीं, आप यहीं से देखो इसके भी आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे मेरा डेड सेंटर लगा हुआ है। तो जैसे यहाँ पे यहाँ अटक जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा, और ज़्यादा यहाँ तक जा सकता है, समझ आए। लेकिन मेरा जो बेड है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक होता है, तो मेरा जो बेड का होता है स्विंग वो ज़्यादा होता है कैरेज के स्विंग से, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 देखिएगा क्या बोल रखा, बोला कि साइज ऑफ द लेथ इज स्पेसिफाई बाय। हमको जो लेथ मशीन होता है उसको हम लोग कैसे, उसका जो साइज है उसको हम लोग कैसे चेक करते हैं, या फिर किस किस बातों पे निर्भर करता है। क्या वो स्विंग डायमीटर ओवर द बेड पे निर्भर करता है, लेंथ ऑफ द सेंटर्स में डिपेंड करता है, स्विंग डायमीटर ओवर द कैरेज पे डिपेंड करता है, या फिर ऑल सभी में डिपेंड करता है, बताइए। तो इसका भी करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, ऑल हो जाएगा। मतलब ये लेंथ पे भी डिपेंड करता है, सेंटर जो भी सेंटर, जो डेड सेंटर और लाइव सेंटर है, समझ आए, लाइव और डेड सेंटर, ये जो आपका है लाइव सेंटर और डेड सेंटर, इन दोनों के बीच के डिफरेंस पे भी डिपेंड करता है कि कितना बड़ा है। इसके अलावा स्विंग डायमीटर ओवर द कैरेज पे भी और स्विंग डायमीटर ओवर द बेड पे भी डिपेंड करता है, तो ऑल हो जाएगा। 3rd क्वेश्चन में चलते हैं, 4th में क्या बोला गया, मैं पढ़ देता हूँ आप लोग के लिए। बोला गया द स्विंग डायमीटर ओवर द बेड इज डैश द हाइट ऑफ
हाइट ऑफ द सेंटर मेजर फ्रॉम द बेड ऑफ द लेथ। देखो अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि स्विंग डायमीटर ओवर द बेड रहता वो मेरा बड़ा होता, ये तो कम कन्फर्म पता किसे से, आपके स्विंग डायमीटर ओवर द कैरेज से। अब यहाँ पे बोल रहा है कि स्विंग डायमीटर ओवर द बेड, ठीक है, जो स्विंग डायमीटर मेरा बेड में करता है इज डैश द हाइट ऑफ द सेंटर मेजर फ्रॉम द बेड। ठीक है, बेड से जो मेरा सेंटर का डिस्टेंस रहता है और स्विंग डायमीटर रहता है वो बता रहा है कितना गुना ज़्यादा होता है मेरा बेड। ऑब्वियसली बात है बेड मेरा ज़्यादा रहेगा, ये चीज़ समझ रहे हो ना। हाइट ऑफ द सेंटर, सेंटर से हाइट बोल रहा है, कहाँ पे, हाइट ऑफ द सेंटर मेजर्ड फ्रॉम द बेड। देखो मेरा बात समझो, सेंटर है, अब मान लो लाइव सेंटर बात करेंगे फिर डेड सेंटर बात करेंगे, तो इस फिगर में आप क्या देख रहे हो, लाइव सेंटर कौन सा है, तो बोलेंगे सर लाइव सेंटर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला चीज़, ये जो पॉइंट है ये मेरा क्या लाइव सेंटर। कहाँ से, बेड से, तो बेड से लेकर यहाँ तक के बीच का हाइट, तो ये हाइट हो गया, मान लो एच जो ले रहे हैं वो क्या है मेरा, बेड से हाइट है लाइव सेंटर का, या फिर डेड सेंटर से भी लेंगे तो ये मेरा हाइट हो जाएगा बेड से। तो ये जो हाइट है, और देखो मेरा बेड का जो स्विंग करता है कहाँ से कहाँ तक करता है, यहाँ से यहाँ तक करता है, तो ये तो काफ़ी बड़ा है, तो कितना गुना रहता है, 2 गुना रहता है, 3 गुना रहता है, 4 गुना रहता है, या फिर 8 गुना रहता है, या इक्वल रहता है, वो आपसे पूछ रहा है। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या ये आपका थ्राइस होगा, ट्वाइस होगा, 1/2 हो जाएगा, फिर इक्वल होगा। तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं पता है तो ये हो जाता है ट्वाइस। क्या हो जाता है मेरा, दुगना होता है। ठीक है, जो मेरा हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द सेंटर से लेकर जो बेड तक का हाइट रहता है उसका दुगना मेरा होता है स्विंग डायमीटर ओवर द बेड। ठीक है, समझ आया कि नहीं। चलो तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ट्वाइस। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5, काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। लेथ का जो बेड बना होता है वो किस चीज़ का बना रहता है, क्या एलॉय स्टील का होता है, क्या वो पिग आयरन का होता है, क्या वो माइल्ड स्टील का होता है, क्या वो चिल्ड कास्ट आयरन का होता है। पहली बात तो देखो माइल्ड स्टील जो मेरा क्या है, डक्टाइल मटेरियल है, तो डक्टाइल मटेरियल से बिल्कुल नहीं बनेगा। पिग आयरन, एलॉय स्टील हम लोग क्या यूज़ करेंगे, स्टील भी मेरा लगभग डक्टाइल होता है, और पिग आयरन का बात करें, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पिग आयरन से बनता है बट क्या बनता है बताइए इसका करेक्ट, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिल्ड कास्ट आयरन। क्या हो जाएगा इसका, चिल्ड कास्ट आयरन, जो कि पिग आयरन से हम लोग बनाते थे, कास्टिंग से करते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, चिल्ड कास्ट आयरन हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ आया कि नहीं, रॉ मटेरियल आपका पिग आयरन होता है, बड़ी चिल्ड कास्ट आयरन इसका करेक्ट आंसर। वैसे आपको नॉर्मली आपका कास्ट आयरन भी रहता फिर भी गलत मतलब आंसर सही रहता, लेकिन यहाँ पे मान लो ई में अगर आपका कास्ट आयरन भी रहता, कास्ट आयरन, ठीक है, देन यहाँ पे आप प्रॉपर मारिएगा चिल्ड कास्ट आयरन, बट अगर मेरा चिल्ड कास्ट आयरन नहीं रहता, ओनली कास्ट आयरन रहता, तो कास्ट आयरन मेरा सही हो जाता, करेक्ट आंसर। अच्छा, कास्ट आयरन क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है और मेरा वेयर रेजिस्टेंस भी काफ़ी तगड़ा होता है। ठीक है, तो कोई भी झटका वगैरह सोकिंग जो करता है वो कटिंग के टाइम पर वो झेल सकता है, वेयर रेजिस्टेंस भी काफ़ी अच्छा होता है और मेरा शॉक एब्जॉर्ब भी करता है, इसीलिए हम लोग कास्ट आयरन का यूज़ करते हैं अधिकतर चीज़ को, लेथ मशीन के पार्ट्स को बनाने के लिए। चलो आगे बढ़ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं आपको बता चुका हूँ, जो टम्बलर गियर हो जाता है वो लेथ मशीन में हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, बताइए भाई। टम्बलर गियर इन लेथ मशीन आर यूज टू, क्या हम लोग गियर को कट करने में, या फिर ड्रिल इन द जॉब वर्कपीस, यानी वर्कपीस में हम ड्रिल करने में, या फिर गिव्स अ डिजायर्ड डायरेक्शन द मूवमेंट टू दी लेथ कैरीज, या फिर कैरीज को एक आपका डिजायर्ड डायरेक्शन पे, यानी डिस डायरेक्शन में हमको सेंड करना है, या फिर किसी खास डायरेक्शन में मूवमेंट कराने में, या फिर स्पिंडल को हमको स्पिंडल का जो स्पीड होता है उसको रिड्यूस कराने में। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो टम्बलर गियर क्या हो जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये होता है टम्बलर गियर, और टम्बलर गियर कहाँ लगा पे रहता है, हेड स्टॉक पे लगा रहता है। ये मेरा हेड स्टॉक का पार्ट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये मेरा टम्बलर गियर है, बात समझ में, क्या है मेरा टम्बलर गियर है। ये जो आप दिख रहा है ये पहला और ये दूसरा है, ये दोनों क्या है टम्बलर गियर है। तो ये देखो गियर के साथ कनेक्टेड रहता है, जो कि मेरा हेड स्टॉक का एक पार्ट होता है, और हेड स्टॉक, और ये जो मेरा जाता है ये लेड स्क्रू वगैरह जो कि कैरेज से कनेक्टेड रहता है, यानी क्या समझे कि कैरेज को एक खास डायरेक्शन पर मूवमेंट कराता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा आपका सी नंबर, C will be the correct answer for this question. It means give a desired direction of the movement to the lathe carries. तो 6 का क्या हो जाएगा आपका आंसर, C नंबर हो जाएगा टम्बलर। ठीक है, टम्बलर गियर याद रखिएगा, टम्बलर गियर। चलिए भाई लगाइए क्वेश्चन 7 नंबर में क्या बोला, हार्ड एंड टफ मटेरियल लाइक कास्ट आयरन शुड बी टर्न एट। अगर जो आपको पता है कि मेरा जो कास्ट आयरन होता है वो हार्ड होता है, माइल्ड स्टील जो होता है मेरा डक्टाइल मटेरियल होता है, सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पे जो कास्ट आयरन होता है, जब हम लोग कास्ट आयरन का यूज़ करेंगे कटिंग वगैरह करने के लिए, टर्निंग वगैरह के लिए, तब हम लोग स्पीड में रोटेट कराएंगे, हाई में रोटेट कराएंगे, एनी स्पीड में रोटेट कराएंगे, क्या कराएंगे बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि क्या बोल रहा है, फिर से मैं पढ़ देता हूँ, हार्ड एंड द टफ मटेरियल लाइक कास्ट आयरन शुड बी टर्न एड, यानी कि जब हम लोग चक में फिट करते हैं
वर्कपीस को, तो उसको रोटेट हम लोग क्या कराएंगे, स्लो स्पीड में कराएंगे, ठीक है, या फिर इसको हाई स्पीड में कराएंगे, या एनी स्पीड में, या फिर नन। बताइए, अभी तक आप लोग आंसर दे दिए होंगे। तो जब भी हम लोग कास्ट आयरन यानी फिर समझ लो कि ब्रिटल मटेरियल को या फिर टफ और हार्ड रहता है उसको रोटेट कराना आता है तो थोड़ा सा हम लोग स्लो स्पीड में रोटेट कराते हैं। इसलिए स्लो स्पीड में रोटेट कराते हैं कि अगर ज़्यादा हम लोग स्पीड दिए तो मेरा कटिंग टूल मटेरियल ही टूट सकता है। समझ आया कि नहीं, स्मूथ। उसके अलावा जो सरफेस फिनिश है वो काफ़ी इनरेगुलर हमको मिलेगा, चिप्स वगैरह काफ़ी ब्रेक होगा, कंटिन्यूस चिप नहीं मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा जो है इसके चलते खराबी हो सकता है, आपका मटेरियल ख़राब हो सकता है, टूल ख़राब हो सकता है, लाइफ टाइम घट सकता है, ठीक है। तो ये सारा सिचुएशन को हम लोग हैंडल करने के लिए क्या करते हैं, कास्ट आयरन यानी कि जब भी हम लोग टफ या हार्ड मटेरियल को टर्न कराते हैं लेथ मशीन में तो हम लोग स्पीड को स्लो रखते हैं। चलिए 8 नंबर का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। बोला गया है हाफ नट, मैंने कहा था ना हाफ नट, मैं लेक्चर में बता चुका हूँ। हाफ नट जो यूज़ करते हैं यूज टू लॉक द लेथ कैरेज, ये तो बता ही दिया है। लेथ कैरेज में हम लोग लगा रहता है टू दी लेड स्क्रू, ये भी बता दिया फॉर द थ्रेड कटिंग। ओ यह सिर्फ में आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है। जो यहाँ पे बोल रहा है, देखो यहाँ पे ये बोल रहा है ना कि हम लोग लेथ जो आपका हाफ नट है वो हम लोग लॉक करने में यूज़ करेंगे। किसको लॉक करते हैं, लेथ कैरेज को, जो कि कनेक्टेड रहता है लेड स्क्रू से थ्रेड कटिंग के लिए। तो क्या ये सही बोला है या गलत बोला है, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रू है, ये बिल्कुल सही है। हम लोग जो है हाफ नट का यूज़ करते हैं लेथ कैरेज में लेड स्क्रू को थ्रेड कटिंग के टाइम पे इसको ये करने में। क्यों करते हैं देखो किस तरीका से मैं इसको फिगर दिखा देता हूँ, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो ये मेरा लेथ मशीन कुछ इस तरह का टुकड़ा पार्ट रहता है, दो भाग में टूटा हुआ रहता है। जब ये जॉइंट हो जाता है ना, समझ लो इंगेज हो जाता है। डिसंगेज से इंगेज करने में हम लोग यूज़ करते हैं। अब देखो कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये मेरा आपको दिख रहा है लेड स्क्रू। लेड स्क्रू में ऊपर से जाके और नीचे से जाके जो है वो सेट हो जाता है। ये ऊपर से गया और नीचे से गया और जाके ये अटैच सेट हो गया। और ये जो आपका लेड स्क्रू है ये कनेक्टेड रहता है आपके कैरेज से। जैसा पूरा का पूरा अगर इस फिगर को देखिएगा तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपको दिखाई दे रहा है लेड स्क्रू। ये मेरा जो है लंबा सा ये लेड स्क्रू जो जिसमें थ्रेड कटा हुआ रहता है। आप देख रहे हो यहाँ पे कैरेज से कनेक्टेड रहता है, ये कैरेज से कनेक्टेड रहता है। जब यहाँ पे हाफ नट हम लोग लगा देते हैं तो कैरेज जो है मूवमेंट मेरा करता है एक खास टीपीआई में, ठीक है, थ्रेड पर इंच में करता है, ठीक है। यानी कि जितना हम लोग चाहते हैं, जितना थ्रेड में, मान लो हम लोग चाहते हैं 25 टीपीआई में कर रहे हैं, इट मीन्स है कि 25 थ्रेड पर इंच। यानी कि जब मेरा 25 थ्रेड काटेगा, जब मेरा 25 थ्रेड काटेगा कटिंग टूल मटेरियल किसी भी मटेरियल, तब जाके वो 1 इंच मेरा कैरेज मूव करेगा। मान लो कि मेरा बात समझो, अभी कैरेज कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हो ये मेरा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो है इस तरह लगा हुआ है और ये कट कर रहा है इधर। इसको कट कर अब हम लोग सेट कर दिए 10 टीपीआई में। 10 टीपीआई मतलब कि थ्रेड पर इंच, आई फॉर इंच। अब मतलब 1 इंच में, 1 इंच में मेरा 10 थ्रेड को काटेगा। तो जब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो ये जो बहुत बड़ा रहता तो यहाँ पे 10 थ्रेड जब काटता तब जाके लेस मशीन जो है मतलब सॉरी कैरेज जो है मेरा 1 इंच मात्र मूव करता, 1 इंच मात्र मूव करता। ये कब होगा, जब हम लोग कैरेज को, कैरेज के मतलब कैरेज में जो लगा रहता है मतलब लेड स्क्रू, उसमें हम लोग हाफ नट को सेट कर देते हैं। यहाँ पे देखो ये हाफ नट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपका यहाँ पे जो दिख रहा है ये आपका क्या है, लेड स्क्रू है, ये लेड स्क्रू है। और कैरेज में ये आपका कैरेज है, कैरेज से सटा हुआ है। और ये हाफ नट का ये रहता है आपका एंगल या फिर समझ लो कि हैंडल रहता है। इस हैंडल को हम लोग क्या करते हैं, ये देखो अभी तक जो है हम लोग लगाए नहीं, जैसे हम लोग इसको ऊपर करेंगे तो लग जाएगा। सेकंड फिगर यहाँ पे देखो ये अभी तक नहीं लगा है, ये लगाएंगे और जैसे ये लग जाता है ये देखो लग गया, ऊपर चल गया। देखो पहले नीचे था, पहले इस डायरेक्शन पे था, अब ये ऊपर जैसा चल गया, ऊपर चल गया। तो अब इसको मूवमेंट अगर कराएंगे तो करेगा नहीं, अब वो थ्रेड के हिसाब से करेगा। ये इसके साथ अटैच हो गया। तो ये और ये कहाँ पे लगा रहता है मेरा, आप देखो यहाँ पे, यहाँ कैरेज रहता है तो कैरेज के यहाँ पे जो लेड स्क्रू यहाँ पे मूवमेंट ये दिलाता है। समझ आया कि नहीं। चलो तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। बोला गया है कि लेथ सेंटर आर प्रोवाइड विद टेपर, स्टैंडर्ड टेपर नॉन एज। हम लोग स्टैंडर्ड टेपर देते हैं, मैंने आपको बताया था। कौन सा टेपर रहता है, क्या इसको हम लोग मॉस टेपर बोलते हैं, क्या इसको सेलर टेपर बोलते हैं, फिर ब्राउन और शार्प टेपर बोलते हैं, फिर इसको चापमैन टेपर बोलते हैं, क्या इसको बोलते हैं बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मॉस टेपर। हम लोग मॉस टेपर देते हैं, क्या देते हैं, मॉस टेपर देते हैं। देखो कुछ इस तरह का हम लोग टेपर प्रोवाइड करते हैं लेथ मशीन में, ठीक है। क्यों प्रोवाइड करते हैं, मैं यहाँ पे जो है फिगर उसको, यहाँ पे हम लोग टेपर क्यों स्पिंडल में देते हैं। मान लो देख लो, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको कहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ पे देख लो, ये जो आपका चक रहता है, ठीक है, ये मेरा चक है, ये मेरा लगा रहा था, ये मेरा स्पिंडल है, मान लो है ना, स्पिंडल है ये मेरा,
स्पिंडल है, स्पिंडल के बाद लगा है यहाँ पे चक लगा हुआ है, चक लगा हुआ है। तो स्पिंडल और चक जो रहता है, तो ये जो स्पिंडल रहता है, ये जो स्पिंडल आप देख रहे हैं ये अंदर तक रहता है, ठीक है। जो कनेक्टर रहता है मेरा गियर के साथ कनेक्टेड रहता है। तो स्पिंडल को हम लोग कुछ इस तरह करके टेपर देते हैं, इस तरह टेपर देते हैं। इससे टेपर इसलिए देते हैं कि यहाँ जो हम लोग गैप दे रहे हैं, ये गैप देते हैं ताकि कोई भी एक्स्ट्रा टूल को हम लोग माउंट कर सके। तो वो जो रहता है मेरा, उसको बोलते हैं मॉस टेपर, ठीक है, जो लेंस मशीन के सेंटर में देते हैं स्पिंडल के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का 10th क्वेश्चन है और आज का है लास्ट क्वेश्चन। पढ़िए और आप लोग आंसर ट्राई कीजिए। द चक यूज फॉर सेटिंग ऑफ ए हैवी एंड इनरेगुलर शेप वर्क्स शुड बी यूज। कौन सा यूज हम लोग, जब हम लोग यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम लोग चक में अगर हम लोग इनरेगुलर, हेवी और इनरेगुलर शेप को सेट करना है कटिंग के लिए, तो हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे? चक का। फोर्जो चक का यूज़ करेंगे जिसको हम लोग इंडिपेंडेंट चक बोलते हैं, या फिर थ्रियोजो चक का यूज़ करते हैं जिसको हम लोग यूनिवर्सल चक बोलते हैं, या फिर मैग्नेटिक चक, या फिर ड्रिल चक। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? क्या हम लोग यूज़ करते हैं? फोर्जो चक, ये इंडिपेंडेंट मैंने बताया था। फोर्जो चक क्या हो जाता है, थ्रियोजो चक क्या हो जाता है, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर अभी तक आप लोग दे दिए होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फोर्जो चक या फिर इंडिपेंडेंट चक यूज़ करते हैं जब हम लोग इनरेगुलर शेप का यूज़ करते हैं। याद रखना, फोर्जो चक का यूज़ करते हैं हम लोग स्क्वायर टाइप का पकड़ने में। स्क्वायर टाइप का जो जॉब रहता है ना, स्क्वायर जॉब को या फिर इनरेगुलर जॉब को हम लोग पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं आपका फोर्जो चक। थ्रियोजो चक किसके लिए यूज़ करते हैं? अधिकतर हम लोग सिलेंड्रिकल जॉब के लिए यूज़ करते हैं। और थ्रियोजो चक को यूनिवर्सल बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें जो तीनों जॉ रहता है वो मेरा एक अगर जॉ को हम लोग सेट करते हैं तो तीनों सेट होता है, एक साथ मेरा मूवमेंट करता है। लेकिन फोर्जो चक क्या हो जाता है, इसमें 4 मेरा जॉ होता है, ठीक है, और एक को अगर मूव करेंगे तो तीनों मेरा रुका हुआ रहता है। मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ थ्रियोजो चक एंड फोर्जो चक का। यहाँ पे आप देख रहे हो ये मेरा है फोर्जो चक और ये आपको दिखाई दे रहा है थ्रियोजो चक। थ्रियोजो चक में 3 जो रहता है मेरा जॉ रहता है, इसमें मेरा 4 रहता है। खासियत ये है कि मेरा जो थ्रियोजो चक है ये यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर एक को फिक्स करते हैं, मतलब एक को आगे पीछे करेंगे तो दोनों भी आगे पीछे उसके साथ साथ होगा। लेकिन अगर हम लोग फोर्जो चक में अगर एक को हम लोग मूव कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, तो इन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, इन लोग रुका हुआ रहता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे किसी भी इनरेगुलर या फिर स्क्वायर टाइप का जॉब को सेट कर सकते हैं फोर्जो चक में। समझ आया कि नहीं? इसके अलावा और बहुत टाइप का चक होता है, लेकिन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया आज का क्लास। आप लोग बताएगा आउट ऑफ 10 में आपको कितना आया। इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग अगर अच्छा प्रिपरेशन है और एटलीस्ट आप लोग को 10 तक या फिर 7 से लेकर 9 तक वेरी कर रहा है आपको नंबर, तो वो काफ़ी अच्छा है। आप लोग कमेंट करके बताएं कितना आया। चलिए क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए हमेशा मैं क्वेश्चन एक देता हूँ लास्ट में। आज का क्वेश्चन आप लोग का क्या रहेगा? देखो यहाँ पे आज का क्वेश्चन ये रहेगा कि मैंड्रिल इज यूज टू होल्ड। हम लोग जो मैंड्रिल यूज करते हैं वो क्यों किया जाता है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर आपको देना है कमेंट में। मैंड्रिल इज यूज टू होल्ड, क्या हम लोग थिन जॉब को यूज़ करने के लिए, हैवी जॉब को यूज़ करने के, होलो जॉब को, या फिर नॉन, किसको यूज़ करने के लिए हम लोग मैंड्रिल यूज़ करते हैं? मैंड्रिल समझ आया कि नहीं? मैंड्रिल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्यों यूज़ करते हैं, कि किस चीज़ को होल्ड करने। मैंड्रिल कुछ इस तरह का मेरा रहता है, इसको हम लोग क्या होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं? कमेंट में आपको आंसर देना है, कमेंट में आपको आंसर इसका देना है। मैं नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बताऊंगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा।